डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी करने वाले वे सारे स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला कब होगा। तो आप में से अधिकतर लोग जान भी रहे होंगे, चूँकि इसका कैलेंडर आ गया है बीपीएससी की तरफ से। 65वीं जो फोर्थ कमिंग आपका एग्ज़ाम होगा आने वाला, वो 65वीं कहलाएगा। ये एग्ज़ाम जुलाई में वैकेंसी आ सकता है और सितंबर में इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप मान कर चलें कि आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। टाइम अब वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, चूँकि लास्ट मोमेंट में तैयारी करने का मतलब है आप कुछ ना कुछ छोड़ेंगे और रिस्क लेकर जाएंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में हमने देखा कि आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने पॉलिटी में किया था भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, और इससे अभी बीपीएससी असिस्टेंट में क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये टॉपिक्स आप लगातार करें, छोड़े नहीं। जब एग्जाम्स में डायरेक्ट दिखेंगे तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। लेकिन ये आपका रिवाइज्ड होना चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। रिवीजन में आप कमी छोड़ेंगे तो एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। इसलिए रिवीजन वर्क्स होता रहना चाहिए। अगर आप पीछे के टॉपिक्स छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो फिर ये घातक है। हर दिन आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे पहले आप 1-2 टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज ऐसे ही आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। अब आइए आज के वे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए। काफ़ी लोगों ने 8-9 आंसर्स भी दिए, 8 काफ़ी लोगों ने आंसर्स दिए। हालांकि एवरेज अगर हम कहें तो एवरेज लोगों ने 7 आंसर्स दिए, काफ़ी लोगों के आंसर्स आए। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री में आपने किया था मुगल प्रशासन, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस वहां से थे। एक क्वेश्चन था कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था, तो ये था लोक आचरण अधिकारी, पब्लिक मोरल ऑफिसर, यानी लोगों को कम तौलना या हिंसा करना, ऐसे लोगों पर को वो अलर्ट करता था। तो पब्लिक मोरल ऑफिसर, लोक आचरण अधिकारी था। दूसरा क्वेश्चन था हिस्ट्री में कि मुगल काल में मदद माश क्या था, तो ये था टैक्स फ्री लैंड, यानी लगान मुक्त भूमि। कैसे लोगों को दिया जाता था? विद्वानों को, विशेषकर धार्मिक विद्वानों को। तो ऐसे लोगों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और फ्री में जब लैंड दिया जाता था तो ये मदद माश कहलाता था। याद रखें कि इसे मिल्क या सयूरगल भी कहा जाता है। मिल्क या सयूरगल या मदद माश, ये 3 एक ही शब्द हैं, एक ही प्रकार के शब्द हैं, और ये बहुत बार रेलवे से लेकर यूपीएससी तक में आ चुके हैं। मदद माश क्या है, सयूरगल क्या है, मिल्क क्या है? तो ये है दरअसल लगान मुक्त भूमि जो विद्वानों को दी जाती थी। उसके बाद इधर ज्योग्राफी में आपने किया था नदियां, रिवर्स। उससे क्वेश्चन था कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। मध्य प्रदेश में मालवा के पास काली सिंध बहती है जो चंबल की सहायक नदी है, सब्सिडियरी है। और उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में छपरा के पास गंगा से मिलने वाली गंगा की वह कौन सहायक नदी है जो बिहार में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा जो तिब्बत से निकलती है, नेपाल से होते हुए इंडिया में, भारत में प्रवेश करती है। नेपाल की ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन नेपाल में इसका नाम कर्नाली नदी है, यानी नेपाल की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कर्नाली नदी। यही जब इंडिया में प्रवेश करती है तो ये यहाँ पर घाघरा, बिहार में घाघरा के रूप में जानी जाती है, जो शारदा के साथ मिलकर बहुत विशाल जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। शारदा और घाघरा मिलकर करके गंगा की सबसे विशाल जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी, गंगा की सहायक नदी ये होती है। तो घाघरा मिलती है छपरा के पास। ये भी आप याद रखें कि ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना है और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जो छपरा के पास गंगा में मिलती है। अब आइए आज के वे 2 क्वेश्चंस जो साइंस में केमिस्ट्री से आपसे पूछे गए थे। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन आपने किया था, आपसे फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी क्रियाशील मूलक से। ईस्टर का, जिसे एस्टर भी बोला जाता है, इसका क्रियाशील मूलक क्या है यह पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OR, जिसे अल्कोइल एल्केनॉइड भी कहते हैं। क्रियाशील मूलक किसी भी कंपाउंड का वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो पूरे कंपाउंड का चरित्र निर्धारित करता है, यानी अल्डिहाइड होगा, अल्कोहल होगा, साइनाइड होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा यह निर्धारित करेगा उस कंपाउंड का वह ग्रुप ऑफ एटम्स जो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज निर्धारित करेगा। तो इसे ही कहते हैं क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक किसी भी कंपाउंड का सबसे मेन ग्रुप ऑफ एटम्स होता है
जो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ निर्धारित करता है। जैसे साइनाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये बदलाव जो है ये सब ग्रुप ऑफ एटम्स के उस क्रियाशील मूलक के कारण होता है जो उस कंपाउंड में स्थित होता है। उसके बाद साइंस में आपसे पूछा गया था हाइड्रोकार्बन को लेकर कि कौन सा एक उदाहरण आपको बताना था, एक एग्जाम्पल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड। ये दो रूपों में हमें प्रायः दिखता है सैचुरेशन के आधार पर, एक संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त जैसे मीथेन यानी अल्केन ग्रुप के जितने भी यौगिक हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें क्रियाशीलता के लिए संभावनाएं बची हुई, जो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो, यानी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इथिलीन और एसिटिलीन, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऐसे एटम्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद पॉलिटी में आपने किया था संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने आपका 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कितने लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य चुने गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। 389 टोटल संविधान के मेंबर्स थे शुरुआती समय में, जब इनकी संख्या निर्धारित हुई तो 389 थी। उसमें एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुनकर आए थे। उसका दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा ने जब संविधान को निर्माण करके कंप्लीट किया 26 नवंबर 1949 को, तो उस वक्त टोटल अनुसूचियों की संख्या, भाग की संख्या और आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं। उसके बाद एक ज़िले से क्वेश्चन थे जो आपसे मुंगेर ज़िले से संबंधित पूछे गए थे, यानी 9वां 10वां क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि मुंगेर को किसने अपनी राजधानी बनाया था, किस शासक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी परिवर्तन किया मुंगेर में, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार दबावों को वो नहीं झेल पा रहा था और बहुत सारे डिमांड वो पूरे नहीं कर पा रहा था जो लगातार उससे किए जा रहे थे। तो बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, बंगाल में मुर्शिदाबाद की जगह पर मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मीर कासिम तब शासक था 1760 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुंगेर में पहला रेल कारखाना, जो एशिया का पहला रेल कारखाना था, ये कहाँ खोला गया था, यानी उस क्षेत्र का नाम बता। तो इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। ये 10 क्वेश्चन तो हो गए जो आपसे पूछे गए थे, आप में से काफ़ी लोगों ने जवाब दिए। अब आज उस 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसके जवाब आपको तत्काल अभी देने हैं, चूँकि आपने इसे पिछले बार लिया था, उसे पढ़ा है। आई होप सो कि आपने इसे पढ़ा है। तो इससे ये 10 क्वेश्चंस के जवाब अगर आप तत्काल दे पाते हैं, 7, 8 भी, तो आपने, इसका मतलब है टॉपिक को कंप्लीट किया। यहाँ से हिस्ट्री में आपको शिवाजी दिया गया था। शिवाजी से मेरा क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में इस समय 10 बोध की रचना किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण रचना, ये भक्ति काल की एक प्रसिद्ध रचना है 10 बोध। इसके रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, ऐसे में से कोई एक हो सकते हैं। उसके बाद शिवाजी की जो लगान व्यवस्था थी, यानी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ये किस शासक से प्रभावित थी, किसकी लगान व्यवस्था से वो प्रभावित थी। शिवाजी ने अपनी जो लैंड सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम चलाया, वो किससे प्रभावित थी, किससे ली गई थी। उसका नाम बताना जिसकी लगान व्यवस्था से प्रभावित होकर शिवाजी ने अपनी लगान व्यवस्था चलाई थी। और दूसरा, उसके बाद इधर ज्योग्राफी से आपने किया था भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग, जिसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मेट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जो भारत में मौसम से संबंधित बहुत सारे प्रेडिक्शंस करते हैं, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यानी मेट डिपार्टमेंट का, भारतीय मौसम विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है। हम आपको चॉइस भी दे देते हैं, देहरादून, नागपुर, पुणे, नई दिल्ली। मेट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, भारतीय मौसम विभाग। उसके बाद इधर आपने मौसम से संबंधित ही एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंगो शावर्स। ये मैंगो शावर, जिसे प्री मानसून शावर भी कहते हैं, ये किस क्षेत्र में, किस राज्य में ये वर्षा होती है, मैंगो शावर, इसका नाम बताना है। और उसके बाद इधर आपने ज्योग्राफी के बाद साइंस में आपने किया था प्लांट हार्मोन्स और प्लांट
डिजीजेस, यानी पादप हार्मोन और पादप रोग। यहाँ से मेरा क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन का एकमात्र गैसियस हार्मोन का नाम क्या है? यानी एकमात्र गैसियस हार्मोन जो प्लांट हार्मोन है उसका नाम क्या है? आमतौर पर हार्मोन्स लिक्विड स्टेट में रहते हैं। एकमात्र गैसियस हार्मोन जो प्लांट हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है उसका नाम आपको बताना है। और यहाँ पर डिजीजेस से कि मोज़ेक डिजीज़ किस फसल का रोग है? वायरल डिजीज़ है। उसके बाद पॉलिटी में आपने 2 क्वेश्चंस, आपने पॉलिटी में स्रोत किया, भाग किया, अनुसूची किया, शेड्यूल किया, आर्टिकल्स किया था, आपको दिए गए थे। यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि फेडरल सिस्टम, भारतीय संविधान में ये जो फेडरल सिस्टम है यानी संघीय व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में। तो फेडरल सिस्टम कहाँ से प्रभावित है भारतीय संविधान में, उस देश का नाम बताना है। और दूसरा बात है 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में कौन सा विषय वर्णित है? 11th शेड्यूल का सब्जेक्ट क्या है, यह आपको बताना है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस हो गए। अब ज़िले में 2 क्वेश्चंस। आपने बेगूसराय किया था, डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट ज़िला है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपको बताना है कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। और दूसरा ये कि भारत के राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, एक और व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया, ये थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म स्थान बेगूसराय में है। आपको बताना है कि उनके गांव का नाम क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का बेगूसराय में जन्म हुआ, उस गांव का नाम बताना है। ये तो हो गए आपके 10 क्वेश्चंस जो आपको अभी तत्काल जवाब देने हैं। आपको इंटरनेट नहीं देखना है, किताब खोल कर नहीं देखना है, चूँकि आपने इसे पढ़ा है, हम ऐसा मानते हैं। अब आइए आज के टॉपिक्स ले लेते हैं। आज के टॉपिक्स आपने हिस्ट्री में किया शिवाजी। शिवाजी के साथ हमने मराठा कहा था कि आपको पेशवा भी करना है, लेकिन हम जानते हैं कि टॉपिक बड़ा हो जाता है, तो पेशवा आपको हम फिर से दे रहे हैं। शिवाजी के बाद पेशवाओं का काल आया, यानी उत्तराधिकारी जो इनके हुए शिवाजी के, वो उसे यानी मराठा शक्ति को संगठित किया पेशवाओं ने शिवाजी के बाद, जिसमें बालाजी विश्वनाथ, शाहू बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये मुख्य 3 बड़े पेशवा थे। आपको इनका काल, इनका साम्राज्य विस्तार, इनके युद्ध या फिर इनकी सारी रणनीति, शासन व्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना है। तो पेशवा आपको अब पढ़ना है इतिहास में। शिवाजी के बाद ही आगे का नेक्स्ट पेशवाओं का काल आता है, तो ये से आप पढ़ें, चूँकि भारतीय राजनीति में पेशवाओं की भी अपनी महत्ता है। उसके बाद इधर आप करेंगे ज्योग्राफी में। आपने किया जलवायु भारत की, यानी क्लाइमेट। अब हम लोग वेजिटेशन कर लेंगे, यानी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जितने वन हैं, फॉरेस्ट हैं, इनके डिटेल्स आपको लेने हैं, यानी उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, डेसिडुअस, पतझड़ या पर्वतीय वन, जंगली वन, कटीले वन, डिटेल्स आप फॉरेस्ट के करें। दूसरा कि साल, सकुआ, शीशम, चंदन, ये सब जो पेड़ हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या उष्णकटिबंधीय में, ट्रॉपिकल में, या डेसिडुअस फॉरेस्ट के सब पार्ट हैं, ये सब डिटेल्स आप करेंगे। और कौन से वन कहाँ किस राज्य में विस्तृत हैं, जैसे चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो फॉरेस्ट आप पढ़ें। दूसरा है कि कितना परसेंटेज फॉरेस्ट है और भारत में फॉरेस्ट का विस्तार किस तरह से कहाँ कहाँ है, डिटेल्स आप करें। वेजिटेशन एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, इसे आप कंप्लीट करें। साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी के बाद इधर फिजिक्स का अब टर्न आता है। फिजिक्स में हम लोग कर लेंगे लाइट, प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट करेंगे। लाइट में क्या करेंगे? प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साथ ही आपको लेंस, मिरर, डिटेल्स, आई साइटेडनेस, जो आंख की जो बहुत सारे दृष्टि दोष हैं वो करेंगे आप। कौन सा मिरर हम कहाँ पे लगाते हैं, कार में कौन सा मिरर लगाते हैं, कौन सा लेंस किस तरह का लगाते हैं, तो डिटेल्स आप लें। रेटिना से लेकर आइरिस, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको लेने होंगे। प्रिज्म भी आपको पढ़ना होगा, कलर्स पढ़ने होंगे। तो प्रकाश आप अच्छे से करें। उसके बाद फिजिक्स के बाद हम लोग पॉलिटी में इधर आ जाएंगे। ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने किया है भाग, अनुसूची, अनुच्छेद। तो अब नेचुरली यहाँ से आर्टिकल 1 से आपका शुरू हो जाएगा। संविधान बन चुका है, इसके स्रोत हम पढ़ चुके हैं। अब आर्टिकल 1 से आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 1 का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है, पार्ट 1। टोटल 22 भाग है। भाग 1 में आपको भारत और भारत के राज्य क्षेत्र पढ़ना है, यानी इंडिया एंड इंडियंस
जो रीजन हैं उनको डिटेल्स, यानी भारत और भारत के सारे यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, इनके डिटेल्स आपको लेने हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 भाग 1 पार्ट 1। भारत क्या है, किस तरह का भारत का अस्तित्व है, उसके बाद किस तरह से पंजाब से अलग हुआ हरियाणा बना, महाराष्ट्र से बम्बई से गुजरात अलग हुआ, ये सब डिटेल्स आप लेंगे। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब कैसे बने, तो ये सब आपको डिटेल से लिखेगा। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से करें। तो ये आप करेंगे भारत और भारत के राज्य क्षेत्र। ये पेजेस आपको दिए जा रहे हैं, नंबर्स भी दिए जा रहे हैं। ये तो क्वालिटी में हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ज़िले ले रहे हैं। ज़िला बेगूसराय हम लोग कर चुके हैं, तो अब करेंगे हम लोग खगड़िया। बेगूसराय से लगा हुआ ज़िला खगड़िया है, खगड़िया ज़िला डिस्ट्रिक्ट करेंगे, वहाँ के डिटेल्स लें। इसे आप कहाँ से करेंगे, इसे आप नेट से करें, विकीपीडिया में जाएं या कोरा में जाएं, डिटेल्स आप लें, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ स्पेसिफिकेशन जो इसके अलग से हैं, ये समझने का प्रयास करें। मैप ज़रूर आप देखें, एक मैप बिहार का आपको रखना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट करें खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण, छठा टॉपिक। प्रतियोगिता दर्पण नया वाला आ चुका है, अब आप एकदम डिले ना करें, इसलिए कि फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, 20-25 के बाद नहीं मिलने लगता है। अप्रैल का आ चुका है, अप्रैल का आप शुरू से करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल करंट अफेयर्स, यहाँ पर आप करेंगे। इसमें प्रायः ये जो दिया हुआ है, इसमें GSATs छोड़ा गया है। ये आप एक संचार उपग्रह है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसे आप समझें। उसके बाद वॉर, जो युद्ध मेमोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने का प्रयास करें, कहाँ स्थापित किया गया है। उसके बाद कुछ आतंकवादी घटनाएं जो हुई हैं पुलवामा से लेकर और भी सारे घटनाक्रम उससे संबंधित है। एयर शो बेंगलोर में हुआ है, ये सब डिटेल्स हैं इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इससे क्वेश्चंस जो हमने पहले किया था हम आपको करवा देंगे, डोंट वरी। हमारे क्वेश्चंस भी इस पर आएंगे और इस पर एपिसोड्स भी आएंगे करंट अफेयर्स के, तो वो हम लोग करेंगे। जो ड्यूज़ हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, हम आपको करवा देंगे। आप अभी अपने स्तर पर करते जाएँ। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण का आप करेंगे, ताकि करंट अफेयर्स में भी आप अपडेटेड रहें। तो ये तो हो गए इतने सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स, इसे आप कंप्लीट करेंगे 2 दिनों के अंदर, कभी कभी 3 दिन भी आपको मिल रहा है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। टेक केयर।